गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए अनीता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लगभग स्टूडेंट्स आ गए हैं। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट होगा और वो है चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक हमने जेनेटिक्स को समझा था। जेनेटिक्स में हमने अब तक फैक्टर समझे कि भाई फैक्टर क्या होते हैं, मेंडल ने क्या क्या किया, मॉर्गन ने क्या क्या किया, ये सारी चीजें समझी थी। आज हम जेनेटिक्स को आज से मॉलिक्यूलर बेसिस पे पढ़ना शुरू करेंगे। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है कि डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, और डीएनए में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, और क्योंकि प्रोटीन ही फाइनल रिजल्ट है जो कि अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, फिनोटाइप शो करेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 3 टर्मिनोलॉजी हैं जो हम कवर करते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी कवर करते ही हमारा जो पिछले चैप्टर के जो 3 पोर्शन बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला हम कवर करते हैं यूजेनिक्स के बारे में। एक हमारे पास टर्म आती है यूजेनिक्स। जो यूजेनिक्स है, यूजेनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। हम इसमें ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करते हैं। ह्यूमन रेस का मतलब ह्यूमन के अंदर जो आने वाली जनरेशन है उनमें हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जाएं। मतलब जो कैरेक्टर हम चाह रहे हैं वो उस ह्यूमन के अंदर रहे। जैसे वो इंटेलिजेंट हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, अच्छे काम करे, ये सारी चीजें, दिखने में अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, ये सारी चीजें अगर हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर किसी ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जिस ब्रांच का यूज करते हैं वो कहलाती है यूजेनिक्स। और ये जो टर्म है यूजेनिक्स, ये दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। तो टर्म गिवन बाय सर फ्रांसिस गैल्टन, और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ यूजेनिक्स। इन्हें ही हम फादर ऑफ यूजेनिक बोलते हैं। यूजेनिक का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखिए आप लोग इसकी डेफिनेशन यूजेनिक्स की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science which deals with improvement of human race. It is the branch of science which deals with improvement of human race genetically. Human race genetically मतलब ह्यूमन के अंदर उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया जाए और उसके अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी, गुड कैरेक्टर डाल दिए जाए। फिर यूजेनिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इट इज divided into 2 कैटेगरी। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है पॉजिटिव यूजेनिक, पॉजिटिव यूजेनिक, और दूसरा है नेगेटिव यूजेनिक।
यूजेनिक का मतलब आप समझ चुके हो। हम ना नेगेटिव यूजेनिक को इम्प्रूव नहीं करते, इसको अलाउ नहीं करते, इसको अलाउ करते हैं। पॉजिटिव यूजेनिक में क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर बेटर कैरेक्टर जाएंगे, अच्छे वाले कैरेक्टर जाएंगे। मतलब पॉजिटिव यूजेनिक के लिए क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर गुड कैरेक्टर्स होंगे, लाइक इंटेलिजेंट होगा, इसके अलावा शार्प माइंडेड रहेगा, इसके अलावा उसके अंदर बेटर नेचर होगा, ये सब चीजें। और जो नेगेटिव यूजेनिक है ये क्या होंगे, ये उसके अंदर बैड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे क्रिमिनल वाले कैरेक्टर्स हो गए। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव यूजेनिक्स को ही हम अलाउ करते हैं। तो इसमें आप पहले पॉजिटिव यूजेनिक्स में इसी तरह से बना लीजिए और डिफरेंस फॉर्म में पॉजिटिव यूजेनिक्स में लिखें। पहले लिखिए, इन दिस ब्रांच द फ्यूचर जनरेशन, पॉजिटिव यूजेनिक में लिखेंगे इन दिस ब्रांच द फ्यूचर जनरेशन आर इम्प्रूव्ड by inheritance of, the future generation are improved by inheritance of better character, inheritance of better character। ठीक है, और ये कैसे कर सकते हो आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कैन बी डन बाय artificial insemination of it can be done by artificial insemination of sperm of intelligent person, इंटेलिजेंट पर्सन। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा सेकंड लिख लीजिए कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी डन बाय प्लान्ड मैरिज, इट कैन बी डन बाय प्लान्ड मैरिज। जैसे मान लीजिए कोई रॉयल फैमिली का है, तो उसकी शादी कहाँ करें, किसी रॉयल फैमिली के अंदर ही करें जो पहले से ही प्लान है, प्लान्ड मैरिज। इसके अलावा सेलेक्टिंग या सेलेक्टिव मेटिंग, सेलेक्टिव मेटिंग मतलब जो फर्टिलाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, वो सेलेक्टिव करवाएं कि इसका इससे फर्टिलाइजेशन हो तो ये ऑफ स्प्रिंग आएगा, उसके अंदर बेटर कैरेक्टर होंगे। इसके अलावा मैरिज एट राइट एज, सही उम्र में शादी कर देनी चाहिए। और एक और लिख लीजिए, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम पॉजिटिव यूजेनिक कर सकते हैं। अब नेगेटिव यूजेनिक में लिखिए, इन दिस ब्रांच inferior characters are inherited, inferior characters are inherited in the future generation, in the future generation, which is prohibited, which is prohibited, जिसको रोका गया है कि भाई हम इसको अलाउ नहीं करते, नेगेटिव यूजेनिक्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ना एक नोट लिखिए आप, ये दोनों कंप्लीट हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया। अब एक नोट लिखते हैं, जो यूजेनिक्स अप्लाई किया गया था सक्सेसफुली, जहां जिस देश में अप्लाई किया था वो था ग्रीस। तो ग्रीस में यूजेनिक्स सक्सेसफुली अप्लाई किया गया ह्यूमंस के अंदर, इसलिए 3 सालों तक ग्रीस के अंदर वॉरियर, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन बहुत अच्छे हुए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने इस ह्यूमन रेस को इंक्रीज कर दिया, और इसकी मदद से उनके यहाँ जो उस टाइम पे जो उनके यहाँ वॉरियर्स हुए थे, जो उनके यहाँ साइंटिस्ट हुए, जो उनके यहाँ म्यूजिशियन हुए, वो बहुत ही बढ़िया हुए। तो लिखिए, यूजेनिक्स वाज अप्लाइड सक्सेसफुली, eugenics was applied successfully in Greece, in Greece. Hence it was known for his, hence it was known for his warriors, warriors
scientist, musician, etc. for 3 years. For 3 years. लेकिन उसके बाद इसको फिर रोक दिया गया। इससे रोक दिया गया क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई अगर यूजेनिक्स का सब सहारा लेते रहेंगे और किसी एक कंट्री में मान लो यूजेनिक्स का सहारा लेके वो अपने यहाँ तो अच्छे अच्छे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवा रहा है, तो क्या होगा, वो कंट्री सबसे आगे निकल जाएगी। ये तो फिर फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि आप नेचर के साथ क्या कर दिया आपने, छेड़छाड़ कर दी ना। अब एक कंट्री के लोग तो बहुत विद्वान होंगे और बाकी सबके कैसे होंगे, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए इसको फिर रोक दिया गया। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो एक और टर्म हमारे पास आती है यूजेनिक के बाद। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स क्या होता है? यूफेनिक्स का मतलब है कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका बर्थ हुआ और बर्थ के साथ उस ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज है, तो हमें उस डिजीज की स्टडी करनी है और प्लस उस डिजीज के साथ साथ हमें उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढना है। तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर और उसके ट्रीटमेंट को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो कहलाता है यूफेनिक्स। तो यूफेनिक्स के बारे में लिखिए। यूफेनिक्स के बारे में लिखिए। It is the study of born defective and methods for their treatment बीमारी के बारे में पढ़ना है और उससे जो ट्रीटमेंट है उसके मेथड के बारे में भी हमें पढ़ना है। और ये जो टर्म है यूफेनिक किसने दिया था? तो टर्म गिवन बाय AC पाई, ये AC पाई ने दिया था टर्म। इसके बाद एक लास्ट टर्म हमारे पास आती है और वो है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इसमें ना हम उसके जेनेटिक मेकअप को नहीं बदलते, इसमें हम एनवायरमेंटल कंडीशन को बदलते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिज्म बर्थ लेगा या जो फीमेल की बॉडी में है बर्थ अभी होगा, तो उसको अच्छा एनवायरमेंट दो, उसको जो बर्थ जब उसका हो जाए तो उसको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। इसके अलावा उसको जो एटमॉस्फेयर है वो बेटर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएं, इकोलॉजिकल कंडीशन अच्छी रखें और मेडिकल या मेडिसिनल फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड कराएं। तो इससे क्या होगा, इससे भी ह्यूमन रेस जो है वो इम्प्रूव होगी कि वो अच्छी चीजें सीखेगा और उसकी हेल्थ भी क्या रहेगी, ठीक रहेगी। तो यूथेनिक्स में लिख लीजिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science in which improvement of human race by improving the environmental condition like number 1 लिखिए, providing better nutrition, number 2 education, number 3 learning atmosphere, number 4 pure ecological condition, नेक्स्ट लिखिए बेटर मेडिसिनल फैसिलिटीज, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कवर होता है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हम अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ
इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हमें पता ही है, हमें यहाँ पर उसके मॉलिक्यूलर बेसिस को समझना है। मॉलिक्यूलर बेसिस में हमारे पास एक ब्रांच आती है जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं और उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, डीएनए के सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और जो रेगुलेशन हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with it is the branch of science which deals with the study of synthesis, which deals with the study of synthesis and regulation of biomolecules of life, biomolecules of life like DNA, RNA and protein, DNA, RNA and protein। तो इसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक साइंस की ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए, आरएनए का, इन सब का। तो ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले हम जिसके बारे में हमको स्टडी करना है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, अगर जो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने, और इन्होंने इसको पस सेल से निकाला था। तो हम ये बोल सकते हैं इट वाज फर्स्ट isolated by FRI फ्रेडरिक मिशर। और कहां से निकाला था? फ्रॉम फर्स्ट सेल से इसको आइसोलेट किया था। और इन्होंने इसको क्या नाम दिया? ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला, इन्होंने इसको न्यूक्लिन बोला। इसके बाद ना एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ऑब्जर्व या बोल सकते हैं डिस्कवर द एसिडिक नेचर। इन्होंने इसका एसिडिक नेचर डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और इन्होंने नाम दिया इसको, नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने नाम दिया है इसको न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास आता है डीएनए और दूसरा हमारे पास आता है आरएनए। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, डीएनए और आरएनए के बारे में। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं डीएनए। तो फर्स्ट हम लोग डीएनए को स्टडी करेंगे। मनोज बोलिए। सर ये फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? पस सेल, PUSH, पस। यस सर। तो हम लोग सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है
और डीएनए की प्रॉपर्टी क्या क्या है, डीएनए किन से मिलके बना हुआ है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करनी है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं डीएनए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो बोल सकते हो, डीऑक्सी राइबोज बोल सकते हो, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये एसिडिक नेचर का होता है। इट इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर का होता है। इट इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए जो है ये बना होता है या ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए जो है ये हेलिकल होता है और डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड का होता है ये। इट इज डबल स्ट्रैंडेड। इट इज हेलिकल इन नेचर, और इसके जो दोनों स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अभी ना आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जितने पॉइंट समझे हैं हम वो सारी बातें इस चैप्टर में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि डीएनए जो है वो किससे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिक, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हम एक डीएनए की बात करें तो एक डीएनए 2 चेन से मिलके बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। 2 चेन हैं जिनसे मिलकर एक डीएनए बना, और हर एक अगर हम बात करेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड की तो हम बोलेंगे ईच पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ये किससे बनी है, मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनी। और अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, हर एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, ये बना हुआ है 3 चीजों से। एक है इसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस,
अच्छा, और तीसरा? तीसरा प्रोटीन। तीसरा बताओ। प्रोटीन। नहीं, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन चीजों से मिलके बना है हमारा क्या चीज? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि पेंटोज शुगर स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, और कौन सा पेंटोज शुगर देखा जाता है डीएनए में। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर, और फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है डीएनए के अंदर, और फिर ये किस तरह से आपस में अरेंज होकर न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी बातें हमको आगे समझनी है। तो आपने ये सब नोट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले पेंटोज शुगर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं पेंटोज शुगर को। अगर जो पेंटोज शुगर की बात करें तो ये कैसा होता है? पेंटोज मतलब 5, तो इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका, तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये ऑक्सीजन हो गया, ये एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर, दो, दो नीचे हो गए, 3 4, 4 कार्बन तो इसके अंदर हो गए। 4 कार्बन रहे रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन बाहर रहे, उस रिंग को क्या बोलते हैं? ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे आप। तो इसमें हम कार्बन काउंट कर लेते हैं। देखिए, सर 5 के आगे क्या लिखा हुआ है? कार्बन कंपाउंड। देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 पीछे, 3, ये ना, इससे पीछे इट इज, ये वाला। इज, IS, और ये है इसका 5वां कार्बन, CH2OH। तो 5 कार्बन कंपाउंड है ये, और इसमें इस तरह से यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे ये यहाँ प्रेजेंट रहेंगे HOH, 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 OH, H, और यहाँ पर रहेगा OH। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट रहेगा ये। तो ये हो गया 5 कार्बन कंपाउंड पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर में आपको क्या बात याद रखनी है? एक काम करते हैं, HOH की पोजीशन को ना मैं बदल देता हूँ। OH, H और H, H और OH। ठीक है, तो ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ये जो शुगर आपको दिख रही है, इस शुगर में आप खास बात देखिए, इसमें ना, इस वाली शुगर में सेकंड पोजीशन पर सिर्फ H प्रेजेंट है। डीऑक्सी है सर ये। हाँ, OH नहीं है। तो ये शुगर कैसा हो गया? ये हो गया डीऑक्सी है। डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर है ये। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये तो हमने समझ लिया पेंटोज शुगर। ये वाला जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपका किस में देखा जाता है? ये आपका देखा जाता है डीएनए के अंदर। तो फाउंड इन डीएनए। ठीक है, और ये शुगर जो है वो कैसा है? ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है ये? क्योंकि जितने फंक्शनल ग्रुप कम होंगे कंपाउंड के अंदर, उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आप ड्रॉ करें, और इसके बाद हम चलते हैं नाइट्रोजन बेस की तरफ। आपको ये पॉइंट इसमें याद रखना है कि थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका आगे हम रूल अभी देखेंगे कि किस तरह से थर्ड पोजीशन पे OH है, उसका क्या रोल है आगे, वो हम आगे समझ लेंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। आप सभी ने बना लिया होगा ये। अब हम लोग नाइट्रोजन बेस की तरफ चलते हैं।
देखिए नाइट्रोजन बेस, या इसको हम नाइट्रोजिनस बेस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो आते हैं। अगर हम N2 बेस की बात करें तो ये दो कैटेगरी के हैं। आयरन और प्रायोडीन। हाँ, ये आप लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ के आए हैं। एक है प्यूरीन और दूसरा है पायरिमिडीन। थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं कि प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए प्यूरीन की अगर बात करेंगे तो प्यूरीन डबल रिंग कंपाउंड होता है। यस सर। प्यूरीन जो है इट इज डबल रिंग कंपाउंड, देखिए पायरिमिडीन कैसा है, इट इज सिंगल रिंग कंपाउंड। क्योंकि ये डबल रिंग है और ये कैसा है, इट इज 9 मेंबर्स कंपाउंड। ये 9 मेंबर्स होता है, इसके दोनों रिंग में मिला के 9 मेंबर होते हैं, और ये है 6 मेंबर्स कंपाउंड। सिंगल रिंग है और इसकी एक रिंग में टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो प्यूरीन है ये हैवी होता है देन पायरिमिडीन से, तो हैवियर देन पायरिमिडीन। और ये कैसा है, ये लाइटर है देन प्यूरीन। जो ये प्यूरीन है, प्यूरीन की अगर बात करेंगे तो प्यूरीन में हमारे पास आता है एडेनाइन और ग्वानाइन। इसमें आता है एडेनाइन एंड ग्वानाइन, और पायरिमिडीन में हमारे पास आता है साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, और एक आता है यूरासिल। लेकिन यूरासिल जो है वो किसमें देखा जाता है, इन आरएनए में। आरएनए, ये आरएनए में देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे, प्यूरीन की बात करेंगे, तो प्यूरीन में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन आर लोकेटेड एट 1, 1, 3, 7, 9 पोजीशन। जबकि इसमें पायरिमिडीन में जो नाइट्रोजन है वो लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड एट 1 एंड 3rd पोजीशन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम स्ट्रक्चर में समझ लेंगे। तो अब हम एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से ये डबल मेंबर है और किस तरह से ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हैं वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। ये डिफरेंस आपने लिख लिए होंगे, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्यूरीन पायरिमिडीन में जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरीन। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरीन, और इसमें सबसे पहला हम देखते हैं एडेनाइन। तो अगर जो प्यूरीन का स्ट्रक्चर देखें और प्यूरीन में सबसे पहले अगर एडेनाइन की बात करें तो जो एडेनाइन है
ये सब कैसे होते हैं? ये सब हैं, इनमें अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन और नाइट्रोजन देखा जाता है। तो जैसे ये हो गया एडेनाइन की वजह तो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, मेंबर काउंट करें जरा। मेंबर अगर काउंट करेंगे तो कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए नाइट्रोजन की पोजीशन सेटिस्फाई कर रहा है 1 3 7 और 9 पर। डबल रिंग है, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग, टोटल मेंबर कितने हैं? 9 है। ये सारी प्रॉपर्टी शो हो गई। अब ये एडेनाइन है वो कैसे पता चलेगा आपको? एडेनाइन में 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप रहेगा और सेकंड पोजीशन पर कोई ग्रुप नहीं रहेगा, सेकंड पोजीशन पर सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। एडेनाइन ही एक ऐसा नाइट्रोजन बेस है जिसमें 6th पोजीशन पर अमीन ग्रुप देखा जाता है और हम इसको लिख देते हैं A फॉर एडेनाइन। अब इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई, नाइट्रोजन की भी पूरी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड लग जाएगा तो नाइट्रोजन की भी पूरी, कार्बन की भी पूरी। यहाँ अगर देखेंगे तो ये कितने हो गए? इस कार्बन की तो पूरी वैलेंसी है। इस वाले नाइट्रोजन को देखोगे या इस वाले को अगर देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एडेनाइन। आपको इसमें बात क्या याद रखनी है? वो 2 पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। एट 6th पोजीशन amine group is present. और at second position no functional group is present. इसमें सेकंड पोजीशन पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा एडेनाइन। एडेनाइन के बाद सेकंड हम बात करते हैं, वो है सेकंड बने ग्वानाइन। एडेनाइन के बाद हमारे पास आता है ग्वानाइन। ग्वानाइन की अगर बात करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा उसका भी, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। ठीक है, सेम है ये भी। इसमें भी 9 मेंबर मिलेंगे आपको। नंबरिंग कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्वानाइन और एडेनाइन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ग्वानाइन में 6th पोजीशन पर तो इसमें भी वही रहेगा NH2 ग्रुप, लेकिन इसमें सेकंड पोजीशन पर भी फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है और वो होता है कीटोन। तो इसमें 6 पर भी है, सेकंड पर भी ग्रुप है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ग्वानाइन में हम यहाँ लिख सकते हैं एट 6th पोजीशन क्या है? इसमें अमीन ग्रुप है और एट सेकंड पोजीशन पे इसमें है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्वानाइन। तो 2 हमने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया एडेनाइन, दूसरा पढ़ लिया हमने ग्वानाइन।
इसके बाद अब हम यूरिन के दोनों स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन की अगर बात करें, पायरिमिडीन में सबसे पहला आता है साइटोसिन, जिसे हम लोग, अच्छा सिंबल क्या है, एडेनाइन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनाइन को जी से, साइटोसिन को सी से। साइटोसिन अगर देखेंगे सिंगल रिंग है ये, तो ये कैसा रहेगा, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल रिंग रहेगा। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 4 5 और 6। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सेकंड पोजीशन पे कीटोन और फोर्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप। सेकंड पे कीटोन, फोर्थ पे NH2 ग्रुप। बाकी सब जगह वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन, और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन एक, और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइटोसिन। साइटोसिन में आप ये बात लिख सकते हो कि एट सेकेंड पोजीशन, सेकेंड कार्बन पे क्या है, एट सेकेंड पोजीशन कीटोन है, और एट फोर्थ पोजीशन पे इसमें है अमीन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमने बना लिया साइटोसिन। तो इसको ड्रॉ करिए आप फटाफट साइटोसिन को, और इसके बाद हम लोग 2 स्ट्रक्चर और देखते हैं, और उसी के साथ हमारे नाइट्रोजनस बेस के सारे स्ट्रक्चर पूरे हो जाएंगे। चलिए, आई होप आप सभी ने ये बना लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पायरिमिडीन में सेकंड जो हमारे पास आता है वो है थायमिन। थायमिन की बात करेंगे अगर तो सेम रहेगा स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो थायमिन में ये 1 2 3 4 5 और 6, इसमें सेकंड पोजीशन पे कीटोन, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन, और 5वीं पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सेकंड पे कीटोन, फोर्थ पे कीटोन, फिफ्थ पे मिथाइल ग्रुप, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गया थायमिन। अब थायमिन के साथ सेकंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर दोनों के लिए पॉइंट लिखेंगे। एक और देख लेते हैं, और वो है यूरासिल। यूरासिल किसमें होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इसको टी से। यूरासिल होता है आपके आरएनए के अंदर। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, और इसके अंदर भी वही चीज रहेगी, सेकंड पोजीशन पे कीटोन, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन। बस यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल नहीं होगा, फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरासिल। तो हम दोनों के लिए पॉइंट लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं क्या, एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट सेम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे आप। बट यहाँ पर क्या होगा, एट फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, और यहाँ पर एट फिफ्थ पोजीशन नो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। इस वजह से यूरासिल जो होता है वो लाइट होता है, और आरएनए थोड़ा सा हैवी होता है। आरएनए इसकी वजह से स्टेबल भी होता है,
जबकि यूरेनियम अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए आरएनए अनस्टेबल है क्योंकि आरएनए में यूरासिल देखा जा रहा है और डीएनए में थायमीन है, इस वजह से डीएनए स्टेबल है। ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए मोर स्टेबल क्यों है एज कम्पेयर टू आरएनए की के कंपेरिजन में। तो दो रीजन है, पहला डीएनए में थायमीन है, दूसरा रीजन डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये दोनों होने की वजह से डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमने समझ लिया स्ट्रक्चर्स के बारे में, और आज हमने नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे के स्ट्रक्चर को समझेंगे और वो रहेगा फॉस्फेट ग्रुप, और उसके बाद हम बॉन्डिंग समझेंगे कि ये तीनों कंपाउंड किस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो आज यहाँ तक रखिए, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका पिछला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म। तो अब आप क्या करें, जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप उसके लगाएं मॉड्यूल के, और जो अपने डाउट हैं वो लेते रहें।